अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा जो है वो चैप्टर नंबर चल रहा था 14 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, और काफ़ी कुछ हम इसका क्लियर कर चुके थे। हमने प्रोमिसरी नोट भी देख लिया, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज भी देख लिया, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लिया। आपको काफ़ी हद तक चीज़ों की समझ आ चुकी होगी, तो हम इसकी आगे मज़ीद डिस्कशन जो है वो शुरू कर सकते हैं। आज ऑलमोस्ट हमारा जो है ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। पार्टीज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आज हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आज हम डिस्कस करेंगे। इसके जो है वो पास पेपर से जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, जो आपके ICAPS स्ट्रीट टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। इसके अलावा हमारा सिर्फ जो टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो रह जाएगा। बहुत ही आसान सिंपल सा टॉपिक है वो। कल हम उसको चेक वाले चैप्टर के इंट्रोडक्शन और क्रॉसिंग के साथ देख रहे होंगे। बस उसका थोड़ा सा डिस्कस करना है, मेन तो वो याद करने वाली चीज़ है, थोड़ा सा आपको समझाना है, बहुत ही आसान चीज़ है। तो आज बगैर देरी के हम अपना जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पार्टीज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। प्रोमाइजरी नोट पढ़ने के बाद और बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ने के बाद पार्टीज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप लोगों के लिए बिल्कुल भी एक कोई जो है वो चैलेंज की बात नहीं रही। आप लोग जानते हैं मेकर क्या होता है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बनाता है उसे हम मेकर कहते हैं। आप जानते हैं पेई क्या होता है। ये पेई जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे भी होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में भी होता है, जिसको जो है वो पैसे पे करने होते हैं। ड्रॉयर क्या होता है ये हम देख चुके हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज जो ड्रॉ करता है, जो बनाता है, वो ड्रॉयर होता है। ड्रॉई क्या होता है, जिसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करना होता है, उसके बाद वो एक्सेप्टर बन रहा होता है। ड्रॉई जो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करके, ये सारे कंसेप्ट हम अपने लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, पिछले 2 लेक्चर्स में। आज जो हम चीज़ कवर करने जा रहे हैं वो है होल्डर। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा होल्डर। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा होल्डर के बारे में बता चुका हूँ कि जिसके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसने उसको पकड़ा हुआ होता है, उसको होल्ड किया होता है, उसको हम होल्डर कहते हैं। आज इसकी जो है हम ऑफिशियल डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन हम इसकी देखेंगे। अ पर्सन इज कॉल्ड होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इफ ही सेटिस्फाइज द फॉलोइंग 2 कंडीशंस। अगर ये फॉलोइंग 2 कंडीशंस वो सेटिस्फाई कर लेगा इंसान, दोनों कंडीशंस, एक नहीं इन दोनों में से और नहीं है, फॉलोइंग 2 कंडीशन, दोनों की दोनों कंडीशंस वो सेटिस्फाई कर लेगा, उस पर पूरा उतर जाएगा, तो हम उसको होल्डर का दर्जा दे देंगे। पहली कंडीशन क्या है, ही मस्ट बी इंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम। उसके पास हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसके अपने नाम से उसके पास होना चाहिए, उसने हाथ में पकड़ा हुआ हो, उसके पास हो, उसके अपने नाम से उसके पास हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पहली कंडीशन ये है। होल्डर होने के लिए ज़रूरी 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि भाई उसके पास हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसके अपने नाम से। ठीक है, मिस्टर ए अगर होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी का भी बनना चाहता है तो उसके पास उसके नाम से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। होल्डर डज नॉट इंक्लूड अ बेनिफिशियल ओनर क्लेमिंग थ्रू अ बेनामीदार। देखें, आपने काफ़ी सुना होगा पाकिस्तान में कि बेनामी अकाउंट्स निकला है, फलां जो है वो एक गरीब इंसान था, उसके अकाउंट से अरबों रुपया बरामद हुआ। बेनामी अकाउंट्स के नाम से आपने काफ़ी चीज़ें सुन रखी होंगी। बेसिकली ये होता क्या है, अगर आप इस केस को देखें, एक रेडी वाला था, उसके जो है वो अकाउंट से अरबों रुपया निकला था, तो अब उसका नहीं था, उसका वो पैसा नहीं था, ट्रांजैक्शन किसी और ने की होगी, वो प्रॉपर्टी, वो जो पैसा है वो उसके पास शो हो रहा था, लेकिन वो उसका नहीं था। इसको हम बेनामीदार कहते हैं, बेनामी अकाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल इसकी इस लिहाज से जो एक्सप्लेनेशन आएगी वो ये आएगी कि जो प्रॉपर्टी है, किसी की प्रॉपर्टी, कंसिडरेशन किसी और ने पे की है, उसका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह प्रॉमिस एग्रीमेंट किसी और ने किया है, वो पड़ी किसी और के पास है, वो है किसी और के पास, उसकी पोजेशन किसी और के पास है, उसकी पोजेशन किसी और के पास है, सारा कुछ उसका किसी और बंदे ने किया हुआ है। इसको हम बेनामीदार कह सकते हैं। बेनामी प्रॉपर्टी होगी वो। इस तरह की प्रॉपर्टीज़, ये कंसेप्ट जो है ये आपके लॉ में नहीं शामिल, ये सिर्फ एक लाइन शामिल है, होल्डर डज नॉट इंक्लूड अ बेनिफिशियल ओनर क्लेमिंग थ्रू अ बेनामीदार।
कि जो यहाँ से आपको सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं आएगा, बेनामीदार का आपके पास कोई डिटेल जो है वो कंसेप्ट आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा, MCQs आएगा। होल्डर डज नॉट इंक्लूड अ बेनिफिशियल ओनर, इस तरह का वो डज नॉट इंक्लूड से कोई फिक्रा बना के तो नीचे 3-4 जो है वो नाम दे देगा आप लोगों को डिफरेंट किस्म के, जिसमें एक बेनामीदार वगैरह होगा। तो इस तरह से आप इसको आराम से डील कर सकते हैं। बाकी ये डिटेल कंसेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे इसकी बात ये है कि कोई चेक, कोई इस तरह का जो जिसकी ट्रांजैक्शन किसी और ने की, कंसिडरेशन किसी और ने पे की और वो पड़ा किसी और के पास है, तो उसको हम होल्डर नहीं कह रहे होते। वो और कंसेप्ट है। वो क्या कंसेप्ट है, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बस इतना है कि उसको हम होल्डर नहीं कह रहे होंगे। और इस तरह से आपको कोई केस स्टडी सिनेरियो भी नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे मेन जो समझने की बात है वो ये है कि जो होल्डर है उसके लिए पहली कंडीशन ये है उसके पास उसके नाम से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो। दूसरी कंडीशन क्या है, ही मस्ट बी इंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द पार्टीज लायबल अंडर द इंस्ट्रूमेंट। उस इंस्ट्रूमेंट में जो पार्टी है जिसने पैसे देने हैं उससे पैसे लेने का वो बंदा हकदार हो, वो बंदा एबल हो उससे पैसे रिकवर करने का। मिस्टर फॉर एग्जांपल एक बिल ऑफ एक्सचेंज की अगर हम बात कर लें, 3 पार्टीज हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। मिस्टर ए जो है वो ड्रॉयर हैं, मिस्टर बी जो है वो पेई हैं, मिस्टर सी क्या है, ड्रॉई। मिस्टर सी ड्रॉई हैं, इसका मतलब है मिस्टर सी ने या एक्सेप्टर बन चुके हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो मतलब मिस्टर सी ने पेमेंट करनी है। अब मिस्टर जो है वो बी, उसके पास वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो बिल ऑफ एक्सचेंज है। मिस्टर बी उसी वक्त वैलिड जो है वो होल्डर कहलाएगा। होल्डर उसी वक्त कहलाएगा जब वो मिस्टर सी से अमाउंट रिकवर करने के काबिल हो, हकदार हो। तो ये 2 कंडीशंस अगर तो सेटिस्फाई हो रही होंगी तो हम उसको होल्डर कहेंगे, अदरवाइज उसको होल्डर नहीं कहेंगे। इसके हम आगे जाके जो है होल्डर इन ड्यू कोर्स के बाद एग्जांपल्स तफसील से देख रहे होंगे। होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में डिफ्रेंसिएशन देख रहे होंगे, तब आपको होल्डर की मजीद चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, प्रैक्टिकली क्या हो रहा होता है। फिल वक्त जो आपसे पूछा जाएगा यहाँ से वो है होल्डर की डेफिनेशन, जिसमें आप या फिर होल्डर के एसेंशियल्स। तो अगर होल्डर के कोई एसेंशियल्स पूछता है तब भी आपने ये 2 कंडीशन लिख लेनी है। अगर कोई होल्डर की डेफिनेशन पूछता है तब भी आपने ये 2 कंडीशंस लिख देनी है। और यहाँ से आप लोगों को MCQs भी आ सकता है। इस हवाले से ये चीज़ आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। बाकी इसकी एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ हम देखते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स के साथ मिला के इसको देखते हैं, ताकि आप साथ साथ पढ़ते भी रहें और आपको साथ ये भी समझ आती रहे कि होल्डर किस तरह से मुख्तलिफ है होल्डर इन ड्यू कोर्स से। Thus, a holder means the bearer of the bearer instrument. अगर कोई bearer instrument है जिसने वो instrument पकड़ा हुआ है उसको हम holder कहेंगे। And the endorsee और payee of the order instrument. अगर कोई order instrument है, order instrument और bearer instrument पे हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में शायद ये दोबारा आ रहा होगा, वहाँ पे हम दोबारा भी देख रहे होंगे। अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो उसका जो इंडोर्सी है या पेई है, इंडोर्सी का क्या मतलब है, जिसके नाम पे इंडोर्स किया गया। इंडोर्समेंट का कंसेप्ट भी आज हमने डिटेल से देखना। तो इंडोर्सी या पेई जो है वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का, उसको हम होल्डर कह रहे होंगे। पहले तो उसने वो बात की जो लॉ में आपकी डेफिनेशन में है, उसके बाद उसने जनरली आपको समझा दिया कि भाई अगर कोई बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो जो बियरर है जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम जो है वो होल्डर कह रहे होंगे। अगर कोई ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है यानी किसी बंदे का स्पेसिफाई नाम किया हुआ है, तो जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का पेई है उसको हम होल्डर कह रहे होंगे, यानी जिसको पैसे पे करने हैं, जिसको पैसा पे किया जाएगा वो पेई है, उसको हम होल्डर कह रहे होंगे। या अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जिसके नाम पे था, जो पेई था, उसने अपने साइन करके आगे बंदे को इंडोर्स कर दिया, किसी और को दे दिया, तो जिसको दिया है, ये जिसने इंडोर्स किया है उसको इंडोर्सर कहते हैं, जिसको दिया है, जिसके नाम पे इंडोर्स किया है उसको इंडोर्सी कहते हैं। इस केस में इंडोर्सी जो होगा उसको हम होल्डर कह रहे होंगे। तो ये मेन कंसेप्ट है, लेकिन अभी इंडोर्सी की बातें हम दोबारा करने वाले हैं। फिल वक्त आप जो है वो होल्डर के प्रोस्पेक्टिव से देखें इसको कि बियरर इंस्ट्रूमेंट जिसके हाथ में होगा और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जिसके नाम पे होगा उसको और उसके पास होगा, हम उसको होल्डर कह रहे होंगे। When the note, bill or check is lost and not found or is destroyed,
जब बिल चेक या जो भी है गुम हो गया और मिला ही नहीं। देखिए अगर तो मिल गया फिर तो हम टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स चला जाएंगे में वाली बात में चले जाएंगे कि मिस्टर ए से गुम हो गया, मिस्टर बी को मिल गया। अब मिस्टर बी जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, अच्छे जो अल्फाज है जो जिसे कहते हैं सादिक और अमीन वाला होल्डर नहीं है। लेकिन अगर मिस्टर बी मिस्टर सी को ट्रांसफ़र करता है और मिस्टर सी को नहीं पता कि ये इसने नीचे से उठाया या इसको चोरी किया है, तो मिस्टर सी जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएगा। ये वाले कंसेप्ट की यहाँ पे थोड़ी सी बात करना चाह रहा है। इस कंसेप्ट को हम दोबारा भी होल्डर इन ड्यू कोर्स में भी देखते हैं। व्हेन द नोट, बिल और चेक इज लॉस्ट एंड नॉट फाउंड और इज डिस्ट्रॉयड, the person in possession of it or the bearer at the time of loss or destruction shall be deemed to continue to be its holder। कि अगर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो गुम हो गया और मिला नहीं, या चेक है जो गुम हो गया और मिला नहीं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गुम हो गया मिला नहीं, अगर तो मिल जाता तो और कंडीशंस आ जाती, लेकिन गुम हो गया मिला नहीं या फट गया डिस्ट्रॉय हो गया, कागज ही होता है उसको पढ़ा जा सकता है, किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, तो आखिरी बार जिसके पास था आखिरी बार जिसके पास था डिस्ट्रक्शन से पहले वही होल्डर होगा। द पर्सन इन पोजेशन ऑफ इट और बियरर एट द टाइम ऑफ लॉस और डिस्ट्रक्शन शैल बी डीम्ड टू कंटिन्यू इट्स होल्डर। इस बात को भी आपने अपने जहन में रखना है। एग्जाम्पल देखते हैं। कामरान बोट गुड्स फ्रॉम दाऊद ऑन 15th जनवरी एंड पेड हिम बाय अ बियरर चेक डेटेड 25th जनवरी। जो कामरान है उसने गुड्स खरीदी दाऊद से 15 जनवरी को और उसने उसको एक चेक दे दिया, वो बेरर चेक था। बेरर का मतलब जिसके हाथ में होगा सारे राइट्स उसी के। डेटेड 25 जनवरी, उस पर 25 जनवरी की डेट लिखी हुई थी, 25 जनवरी को उसने मैच्योर हो जाना था। दाऊद बिकेम होल्डर ऑफ द चेक, दाऊद बिकेम होल्डर ऑफ द चेक। जब उसने दाऊद को दे दिया कामरान ने चेक, तो अब दाऊद क्या बन गया? होल्डर बन गया। देन दाऊद गेव द सेम चेक टू वकास फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। दाऊद ने क्या किया? वकास से कहा कि भाई आप रॉ मटेरियल सप्लाई करो, मैं आपको पैसे देता हूं। उसने कहा पैसे किधर? उसने कहा ये लो ये वाला चेक। अब होल्डर कौन बन गया? दाऊद से वकास होल्डर बन गया। क्यों? क्योंकि ये उसके पास है और वो उसकी अमाउंट को रिकवर करने का हकदार है। ये दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं। इन दोनों कंडीशंस के अलावा ये कंसिडरेशन वगैरह ये जो भी लिखा हुआ है ये हमें देखने की जरूरत नहीं है। अगर वो कहता है कि भाई उसने कंसिडरेशन ही नहीं दी, कोई रॉ मटेरियल ही प्रोवाइड नहीं किया, तो बताओ होल्डर है कि नहीं? हम कहते हैं बिल्कुल होल्डर है। हमने तो लॉ में सिर्फ दो ही कंडीशन पढ़ी है। कौन कौन सी? पहला तो है कि भाई वो उसके पास हो, और दूसरी हमने कंडीशन पढ़ी है कि भाई वो उससे जो है वो अमाउंट रिकवर करने का हकदार हो। ये दो कंडीशंस मीट कर रही हैं, जिसकी वजह से हम इसको होल्डर कह सकते हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहूँगा, मटीरियल अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन क्या होती है? अगर अंग्रेजी ज़ुबान की बात करें तो इसका उर्दू तर्जमा होता है तब्दीली किसी किस्म की, और मटीरियल की बात करें तो बड़ी तब्दीली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कैसी जा सकती है? इसका क्या मतलब है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी तीन पार्टीज हैं। मिस्टर सी जो है वो ड्रॉई है, मिस्टर बी जो है वो पेई है, और मिस्टर ए जो है वो ड्रॉयर है। मिस्टर ए ने उसको ड्रॉ किया, मिस्टर सी ने मंजूरी दे दी कि ठीक है मैं पे करूँगा, और मिस्टर बी को पे करना है। मिस्टर बी ने क्या किया? उसे आगे ट्रांसफ़र कर दिया इंडोर्समेंट के थ्रू। उस बंदे ने उसको आगे ट्रांसफ़र कर दिया, उस बंदे ने उसको आगे ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये काफ़ी सारी पार्टीज हो गई। अब जिसके पास एंड में इंस्ट्रूमेंट है ऑब्वियसली अमाउंट वही रिकवर कर सकता है। जिसके पास इंस्ट्रूमेंट एंड में है, उसके नाम पे इंडोर्स हुआ है, वो अब हकदार है इंस्ट्रूमेंट का। सारे राइट्स, जितने अमाउंट के राइट्स हैं वो उसके पास हैं। लेकिन ये जो ट्रांसफ़र हो रहा था, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिस तरह का मिस्टर ए ने ड्रा किया था ना, उसी तरह वो ट्रांसफ़र होता जा रहा था। अब जो मिस्टर बी ने उसको ट्रांसफ़र किया मिस्टर डी के पास, मिस्टर डी ने ई के पास किया। मिस्टर ई मिस्टर एफ को ट्रांसफ़र करने लगा, लेकिन उसने कहा कि भाई डेट जो है मैच्योरिटी की करीब आई जा रही है। मैच्योरिटी का मतलब ये है कि भाई अब जो है वो इंस्ट्रूमेंट की अमाउंट निकलवा लो, इसके बाद
कुछ पीरियड आपको दिया जाता है, उसकी मैं अभी आपको बात बताऊंगा। उसके बाद वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल फारिग हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। उसके बाद उस इंस्ट्रूमेंट का कोई फ़ायदा ही नहीं रहता। उसकी जो है इतना टाइम होता है, जिस तरह हम इंस्ट्रूमेंट जब ड्रॉ करते हैं तो उस पर लिखते हैं ना कि भाई 3 माह बाद मैं पैसे दे दूंगा। ये इस तरह उसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो कैलकुलेट हो रहा होता है। मैच्योरिटी पीरियड की हम बात करेंगे। 3 माह बाद 3 माह उसकी मैच्योरिटी डेट हो जाती है। 3 माह गुजर जाते हैं, अब उसने पैसे देने हैं। तो अगर वो काफ़ी ज़्यादा डिले कर लेता है तो फिर आगे क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं, इस तरह की चीज़ें ये हम अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले तो ये जो है ये आपके सिलेबस में होता था मैच्योरिटी वाला, अब पार्ट उन्होंने निकाल दिया है। तो इसका अच्छा ये आपके लिए ये है कि अब मैच्योरिटी से वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन मैच्योरिटी का हमें थोड़ा सा कंसेप्ट लेने की ज़रूरत है ताकि बाकी चीज़ों में हमें जो है वो हेल्प मिल सके। मटीरियल अल्ट्रेशन, तब्दीली, मिस्टर ई जो है वो मिस्टर एफ को अब ट्रांसफ़र कर रहा है। मिस्टर ई मिस्टर एफ को ट्रांसफ़र करता है डेट चेंज करके। ड्रॉयर ने जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया था वो ड्रॉ करके मिस्टर सी को दिया था। जब उस पर डेट लिखी हुई थी, जो मिस्टर सी को अब ख्वाब थोड़ी आएगा कि भाई ये डेट चेंज कर दी गई है। ऐसे ही है ना, मिस्टर सी को नहीं पता। मिस्टर ई ने बगैर किसी को बताए, बाकी पार्टीज को बताए, मिस्टर सी को बताए, उसकी डेट चेंज करके आगे दे दी है। उसकी डेट चेंज करके इंस्ट्रूमेंट आगे दे दिया। अब इसको हम मटेरियल अल्टरेशन कहेंगे। उसने इंस्ट्रूमेंट में बड़ी तब्दीली कर दी है। इसका इफेक्ट क्या होता है, अगर तो आपके सिलेबस में आ गया है तो आपको पढ़ा दूंगा, वरना इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं। आपका ताल्लुक मटेरियल अल्टरेशन से है कि ये बड़ी तब्दीली हो चुकी है। द टर्म मटेरियल अल्टरेशन इन रिलेशन टू अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक includes any alteration of that date, किसी भी कोई किस्म की अल्ट्रेशन जिसमें तारीख चेंज की जा रही हो। द सम पेएबल, उसमें जो पैसों की अमाउंट लिखी हुई थी उसको चेंज किया जा रहा हो। द टाइम ऑफ पेमेंट, जितना टाइम लिखा हुआ था कि भाई अब आपको इतने अरसे बाद 3 माह बाद पैसे देंगे, वो 3 माह का टाइम चेंज किया जा रहा हो। द प्लेस ऑफ पेमेंट, उस पर अगर लिखा हुआ था कि भाई इस प्लेस पे आके पैसे ले लेना, वो प्लेस चेंज की जा रही हो। एंड वेयर एनी सच इंस्ट्रूमेंट हैज बीन एक्सेप्टेड जनरली, इसकी बात कर रहा है कि भाई उस पर कोई प्लेस ना हो, उस पर यह हो कि भाई हमेशा इंस्ट्रूमेंट यहीं पे जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अब भी यहीं पे एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके घर पे, उसके ऑफिस में जाते हैं या उसके वेयर हाउस कहीं भी जाते हैं, उसका कोई भी उसने जगह फिक्स की हुई है, हमेशा ही वो इंस्ट्रूमेंट वहाँ जाके, जो भी बंदे के पास इंस्ट्रूमेंट होता है वो वहाँ जाके उसको जो है वो यूज़ कर रहा होता है। तो इस तरह का अगर कोई कंडीशन है, कोई प्लेस जो है वो फिक्स नहीं की गई, तो एडिशन ऑफ अ प्लेस ऑफ पेमेंट, उसमें ऐड कर दे कोई प्लेस ऑफ पेमेंट, इसको हम मटेरियल अल्टरेशन का नाम देते हैं विदाउट द एक्सेप्टर्स एसेंट, उस बंदे की मर्जी के खिलाफ जिसने पेमेंट करनी है। तो हम इसको कहते हैं मटेरियल अल्टरेशन हो गई है। सिर्फ मटेरियल अल्टरेशन तक ही आपके सिलेबस में है। इसका इफेक्ट क्या होगा ये अभी तक आपके सिलेबस में नहीं आया, आगे आया तो हम पढ़ लेंगे। ये मटेरियल अल्टरेशन का कंसेप्ट है, इसको आप समझ लें। ये आपसे डेफिनेशन में 2-4 नंबर का पूछ सकता है कि भाई डिफाइन मटेरियल अल्टरेशन क्या होती है, बताएं। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है? अभी हम होल्डर की बात करके आए हैं, उसकी हमने 2 कंडीशंस देखी थी, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है? होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या डिफरेंस है, ये क्यों हमें अलग से पढ़ाया गया है, ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन बिकम्स द पोजेसर ऑफ प्रोमिसरी नोट। यहाँ पे क्या चीज आ गई? Who फॉर कंसिडरेशन। तो पहला डिफरेंस तो आपको यहीं पर पता चल गया। क्या होल्डर में किसी किस्म की कंसिडरेशन की बात थी, कोई कंडीशन थी, कोई एसेंशियल था भी कंसिडरेशन होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं था। होल्डर के केस में बिल्कुल भी नहीं था इस तरह का कोई केस। सिर्फ 2 कंडीशन थी कि भाई उसके पास हो और वो जो है वो हकदार हो रिसीव करने का पेमेंट को। यहाँ पे क्या पहली बात कर रही है? होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स any possession who for consideration becomes the possessor of a promissory note, जिसमें कंसिडरेशन हो, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक कोई भी है, प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है। इफ पेएबल टू बियरर, अगर तो पेएबल टू बियरर है तो भाई कौन बंदा होगा जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा, उसको हम होल्डर इन ड्यू कोर्स कह सकते हैं। अगर वो उसने कोई इवज में कंसिडरेशन दी हुई है। और पेई और इंडोर्सी,
अगर इफ पेएबल टू ऑर्डर, अगर पेएबल टू ऑर्डर है तो उसका पेई होगा जिसका नाम लिखा हुआ है, उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स कह सकते हैं। कब? जब उसने उसके एवज कोई कंसीडरेशन पे की हुई है। इंडोर्सी कह सकते हैं अगर जिस पेई को दिया था उसने आगे साइन करके इंडोर्स करके किसी और बंदे को दे दिया, वो इंडोर्सी बन गया। वो इंडोर्सी जो है उसको हम होल्डर इन ड्यू कोर्स भी कह सकते हैं। कब? जब कंसीडरेशन दी है उसने किसी किस्म की कोई। बिफोर इट बिकम्स ओवरड्यू, ओवरड्यू का मतलब है कि भाई डेट खत्म हो गई, अब ये फॉर एग्जाम्पल चेक है, मोस्टली 3 माह उसका मेच्योरिटी पीरियड होता है, जो डेट उस पर लिखी होती है उसके बाद 3 माह के अंदर अंदर के भाई आपने ये चेक सबमिट करवाना होता है। उसके बाद जो है वो ओवरड्यू हो जाता है, डिसऑनर होता है, अब उस चेक का कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो इस तरह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में भी होता है। आपने देखा है कि डेट्स लिखी होती हैं, इस डेट को जो है वो प्रोमिसरी नोट की हम बात करें 3 मंथ्स आफ्टर द डेट मैं आपको पैसे पे करूंगा, उसके बाद कुछ ग्रेस पीरियड दिया जाता है। देखें ये जनरल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह अगर कोई कर्जदार हो, कर्जा लेना हो, किसी ने कर्जा लिया किसी से, उसने कहा है कि मैं आपको 1 जनवरी को वापस कर दूंगा। अब 1 जनवरी को वो वापस नहीं करता तो फौरन ही कोई भी इंसान उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं शुरू कर देगा, उससे बात करेगा, जाके उसे गोली मारना नहीं शुरू कर देगा, जाके उस पर केस करना नहीं शुरू कर देगा। भाई आपने एक डेट आई थी, आपने 1 का वादा किया था, पैसे दो, मैं गया उधर, मैं कोर्ट में गया, बल्कि उसे बता ही ना, सीधा जाके कोर्ट में चला जाए। ऐसा कोई भी नहीं करता। क्या करते हैं? उसके पास जाते हैं कि भाई आपने 1 डेट की बात की थी, अब 1 आ चुकी है, अब क्या मामला है। फिर वो दोनों बैठ के मामला तय करते हैं कि ये मसला है या ये इशू है। तो बात होने के बाद फिर फैसला किया जाता है। उसके बाद 2-3 दिन दिए जाते हैं। ये जो 3 दिन है, पहले मटेरियल जो है आपका ये कंसेप्ट हुआ करता था मैच्योरिटी वाला, उसमें ग्रेस पीरियड के बारे में बताया हुआ था। प्रोमिसरी नोट में 3 दिन का होता था। प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज में कि भाई 3 दिन होते हैं उसके पास, 3 दिन तक आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है कि अब भी टाइम है, कर दो। उसके बाद फिर वो कानूनी कार्रवाई जो भी हो रहा होता है वो हो रही होती है। तो इस तरह से जो है वो ओवरड्यू का कंसेप्ट आ सकता है हमारा मैच्योरिटी के हवाले से, कि जब जो है वो डेट ख़त्म हो गई उस इंस्ट्रूमेंट की, जब वो 3 दिन ग्रेस पीरियड भी गुजर जाएंगे तब वो ओवरड्यू हो जाएगा। Without notice that the title of the person from whom he derived his own title was defective. Without notice that the title of the person from whom he derived his own title was defective. इसका क्या मतलब है? इसका वही मतलब है जो मैं आपको बात टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स में बताई थी। मिस्टर ए ने जो है वो मिस्टर बी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया कोई, मिस्टर बी से वो चोरी हो गया, मिस्टर बी से चोरी हो गया, तो मिस्टर सी ने उठा लिया। क्या अब मिस्टर सी होल्डर इन ड्यू कोर्स हो सकता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? उसने कोई कंसिडरेशन पे की है? बिल्कुल भी नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की। और इस तरह की कोई कंडीशन जो है वो मिस्टर बी के पास नहीं हुई है। अब वो क्या करता है मिस्टर बी उस जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लेके जाता है मिस्टर सी के पास, उसे कहता है मुझे दे दो, आपकी करियाने की दुकान है, मुझे इसमें से सामान दे दो, बदले में ये चेक, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो भी है ये आप रख लो। वो ठीक है, मिस्टर सी जो है उसको पकड़ता है, उसको चेक करता है, इस पे साइन वगैरह सब कुछ सही है, उस बंदे को देखता है बंदा भी ठीक ही है, अपनी तसल्ली कर लेते हैं कि भाई इंस्ट्रूमेंट ठीक है, वो ले लेता है, सो सामान दे देता है। अब मिस्टर सी क्या बन गया? होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब मिस्टर सी होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया, सॉरी मिस्टर डी होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया। मिस्टर सी ने जाके, मिस्टर सी को तो गुम हुआ मिला था या उसने चोरी किया था, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ना उसने कंसिडरेशन पे की है, ना वो जो है वो ईमानदारी के हवाले से पूरा उतरता है कंडीशंस पे। जो मिस्टर डी के पास गया है उसने कंसिडरेशन भी पे की है, उसने अपनी तसल्ली भी की है कि भाई ये चोरी वगैरह का तो नहीं है, और उसके पास भी आ गया वो इंस्ट्रूमेंट, उसने बदले में कुछ पे भी कर दिया है। अब वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कंसीडर किया जाएगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। जो लास्ट लाइन है इसका, होल्डर इन ड्यू कोर्स, यहाँ से हमें पता चला कि अगर उसने कंसिडरेशन पे की हो, पे ही हो सकता है, बियरर इंस्ट्रूमेंट का बियरर जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है वो हो सकता है, इंडोर्सी हो सकता है, अगर इसके ओवरड्यू होने से पहले। ये 3-4 कंडीशंस हमने देख ली जो हमें सामने नजर आ रही है। पहली कंसिडरेशन वाली नजर आ रही है, दूसरा ये है कि पे इंडोर्सी कुछ भी हो सकता है, बियरर भी हो सकता है,
और तीसरी कंडीशन हमें नजर आ रही है बिफोर इट बिकेम ओवरड्यू, इसकी मेच्योरिटी से पहले पहले। ओवरड्यू का मतलब एक किस्म की मेच्योरिटी ही होता है, मेच्योरिटी हम कंसिडर करेंगे। मेच्योरिटी के डीप कंसेप्ट में नहीं जाएंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसकी मेच्योरिटी से पहले पहले अगर तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर दिया गया है विदाउट नोटिस दैट द टाइटल ऑफ पर्सन फ्रॉम हुम ही इज डिवर इज ओन टाइटल वाज डिफेक्टिव, इस नोटिस के बगैर कि जिस बंदे से वो ले रहा है उसका टाइटल डिफेक्टिव है, मतलब ये कि उसने अपनी पूरी तसल्ली कर ली है कि भाई इस बंदे का टाइटल डिफेक्टिव नहीं है, अगर चाहे उसका है भी लेकिन इस बंदे ने अपनी तसल्ली कर ली है, रीजनेबल तरीकों से उसको जांच लिया है, तब हम जिस बंदे के पास पहुंच चुका है उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स कहेंगे। The title of person to promissory note, bill of exchange or check is defective when he is not entitled to receive the amount due thereon. Defective कब है टाइटल, डिफेक्टिव कब है चेक है, चाहे प्रोमिसरी नोट है, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज है, जब वो उस अमाउंट को रिसीव करने का हकदार नहीं है। कोई भी चोर उस अमाउंट को रिसीव करने का हकदार नहीं है, तो इस केस में होल्डर इन ड्यू कोर्स हो ही नहीं सकता। हम होल्डर इन ड्यू कोर्स के एसेंशियल्स की बात करते हैं जिससे आपको चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। जिस तरह हमने होल्डर के एसेंशियल देखे, सिर्फ 2 ही एसेंशियल थे। होल्डर इन ड्यू कोर्स के गालिबन 5 जो हैं वो एसेंशियल हैं। पहला है होल्डर, उसको होल्डर होना चाहिए। होल्डर के जो 2 एसेंशियल हैं वो पूरे कर रहा हो, वो होल्डर हो। होल्डर होने के बाद क्या हो, होल्डर फॉर वैल्यूएबल कंसीडरेशन, ये हमने डेफिनेशन में बात देखी, उसने लॉफुल एंड एडिक्वेट कंसीडरेशन पे की हुई हो, वहां पे लॉफुल एंड एडिक्वेट कंसीडरेशन हो उनके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में, जब वो उससे प्रोमिसरी नोट या कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ले रहा है, तब उसको हम होल्डर इन ड्यू कोर्स कहेंगे। पहली क्या चीज़ है कि वो होल्डर हो, दूसरी क्या चीज़ है वो होल्डर फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन हो, तीसरी क्या चीज़ है मेच्योरिटी से पहले पहले उसे वो इंस्ट्रूमेंट मिला हो, उसने इंस्ट्रूमेंट कब लिया हो, मेच्योरिटी से पहले पहले। ठीक है, मेच्योरिटी का थोड़ा सा कंसेप्ट ये है कि मेच्योरिटी का मतलब है जितनी जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखी होती है, और अगर कोई डेट नहीं लिखी हुई तो स्पेसिफिक पीरियड जो है वो लॉ ने आइडेंटिफाई किया हुआ होता है, एक रीजनेबल टाइम होता है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो फिक्र ना करें, उसमें आपसे मेच्योरिटी पीरियड कैलकुलेट नहीं करवा रहा होगा, या आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा, उसमें वो मेच्योरिटी पीरियड बता रहा होगा कि इतना मेच्योरिटी पीरियड है, वो खुद बता रहा होगा, तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। लेकिन अगर तो मेच्योरिटी पीरियड की इस तरह की बात आती है तो मेच्योरिटी पीरियड का मतलब क्या होता है ये आपको बताना चाहिए कि इस डेट को इंस्ट्रूमेंट मेच्योर हो जाएगा, इसके बाद इंस्ट्रूमेंट जो है वो ओवरड्यू कंसीडर किया जाएगा। मेच्योरिटी के मतलब है कि अब आपको उसकी पेमेंट जो है वो लाजमी रिसीव कर लेनी चाहिए उस इंस्ट्रूमेंट की। उसके बाद कुछ ग्रेस पीरियड होता है इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज में, और जो है वो प्रोमिसरी नोट में मोस्टली 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। ये भी आप लोगों के सिलेबस में बात नहीं है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन देगा तो वो उसमें इसकी इंडिकेशन भी दे रहा होगा एक कि ये ग्रेस पीरियड होता है। और अगर चेक की सिचुएशन वाला क्वेश्चन देगा, अभी चेक वाला चैप्टर हमने पढ़ना है, शायद उसमें ये बात आ जाए, लेकिन अगर नहीं आती तो मोस्टली 3 माह का जो है वो मेच्योरिटी पीरियड होता है चेक का, तो वो भी आप लोगों को इंडिकेशन क्वेश्चन के अंदर ही मिल रही होगी। तो इसकी आपने फिक्र नहीं करनी कि सर मेच्योरिटी का तो हमें सही तरह से अंदाज़ा ही नहीं है। आपने जहन में ये लिखना है कि जब वो इंस्ट्रूमेंट मेच्योर हो रहा है, इसका मतलब ये है जब वो इंस्ट्रूमेंट पेमेंट के काबिल हो गया, अब पेमेंट ले लेनी चाहिए। अ पर्सन शुड रिसीव द इंस्ट्रूमेंट बिफोर इट्स मेच्योरिटी, अगर मेच्योरिटी से पहले रिसीव किया तभी वो होल्डर इन ड्यू कोर्स हो सकता है। इन केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड ही मस्ट हैव टेकन द इंस्ट्रूमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम ऑफ इट्स इशू। उसने कहा मेच्योरिटी पीरियड अगर इंस्ट्रूमेंट में उन्होंने जो है वो डिसाइड कर लिया 3 माह 4 माह, फिर तो मेच्योरिटी से पहले इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिसीव करेगा, लेकिन इंस्ट्रूमेंट में टाइम ही नहीं है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है, जब मांगेगा पे ही उसको पैसे मिल जाएंगे। अगर डिमांड इंस्ट्रूमेंट है तो फिर एक रीजनेबल टाइम होगा। सर रीजनेबल टाइम क्या होता है ये आपको क्वेश्चन में बताएगा, इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पहली जो है वो एसेंशियल क्या है, उसे होल्डर होना चाहिए, उसे होल्डर होना चाहिए, होल्डर की दोनों कंडीशंस पूरी कर रहा हो। दूसरी जो है वो एसेंशियल क्या है, उससे होल्डर फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन होना चाहिए। तीसरी क्या है, उसके पास इंस्ट्रूमेंट मेच्योरिटी से पहले पहुंचा हो, मेच्योर होने से पहले पहले पहुंचा हो। चौथी जो है वो एसेंशियल है,
complete and regular. It is duty of every person who takes a negotiable instrument to examine its form and contents thoroughly. जिसके पास इंस्ट्रूमेंट आया, मैंने आपको बताया, अब उसका फर्ज है कि भाई उसको चेक कर ले अच्छी तरह से, क्या क्या चीज़ें चेक करें। और फॉर इट इफ इट कंटेन्स एनी मटेरियल अल्टरेशन, अभी मैंने आपको बताया मटेरियल अल्टरेशन क्या होती है, चेंजिंग जो है, आप देखो कि भाई डेट काट के उसने लिखी हुई है, रिमूव करके लिखी हुई है, इसमें तो कुछ गड़बड़ लग रही है, तो फिर पता करो पेई से कि भाई डेट क्या थी इंस्ट्रूमेंट की, वो बताएगा आपको भाई इंस्ट्रूमेंट की ये डेट थी, आप उसे मैच करो कि यहाँ पे जो है ये तो रिमूव करके इसने लिखी हुई है, ये डेट ये बन रही है। आपने वैल्यू जो है वो रीजनेबल स्टेप्स लेने हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। इस तरह से इसको कंप्लीट एंड रेगुलर कंसीडर किया जाएगा। फॉर इट इफ इट कंटेन्स एनी मटेरियल अल्टरेशन विच हैज नॉट बीन कंफर्म्ड बाय द ड्रॉयर थ्रू हिज सिग्नेचर और इट इज इनकम्प्लीट, लाइक ड्रॉयर नेम इज मिसिंग और नॉट प्रॉपरली स्टैम्प, कुछ इनकम्प्लीट है। जितने हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एसेंशियल्स पढ़े, प्रोमिसरी नोट के एसेंशियल्स पढ़े, बिल ऑफ एक्सचेंज के एसेंशियल पढ़े, बिल ऑफ एक्सचेंज में था कि भाई ड्रॉई के भी साइन होने चाहिए, डेट लिखी हो, अमाउंट लिखी हो, ये सारी चीज़ें आपका चेक करना है कि आपकी जिम्मेदारी है जब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो उससे कि ये सारी चीज़ें ठीक हैं कि नहीं। अगर ये सारी चीज़ें उसने चेक की हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लेने से पहले, तभी वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा। ये ना हो कि उसने कुछ भी चेक ही ना किया हो, बाद में उसके सिग्नेचर ही मिसिंग हो, तब उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कह सकते। होल्डर इन गुड फेथ, अब इसमें भी यही बात है कंप्लीट एंड रेगुलर वाली, लेकिन थोड़ी अलग तरह से। अ पर्सन शुड टेक द इंस्ट्रूमेंट विदाउट एनी नेग्लिजेंस और हिज पार्ट एंड in good faith without having any reason to believe that any defect exists in the title of the transferer. उसने अपनी तरफ से कंप्लीट रेगुलर में ये तसल्ली कर रहा था कि भाई इंस्ट्रूमेंट को अच्छी तरह देख लो, इंस्ट्रूमेंट में कोई मटीरियल अल्टरेशन नहीं है, कोई साइन वाइन मिसिंग तो नहीं है, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। होल्डर इन गुड फेथ में वो क्या देख रहा है कि जिससे मैं ले रहा हूँ वो बंदा सही होल्डर है कि नहीं। ये तो नहीं है कि उसने चोरी किया हुआ है, ये अपनी तसल्ली कर ले। आगे वो तसल्ली करके उसको कुछ नहीं मिलता, रीजनेबल स्टेप्स ले लेता है उसकी अपनी तसल्ली के लिए, चोर से ही लिया लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता तो अलग बात है, तब उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स कह सकते हैं। लेकिन पहले उसने रीजनेबल पर्सन की तरह, एक समझदार बंदे की तरह लॉ कंसीडर करता है कि अवाम जिन पे हम लॉ अप्लाई कर रहे हैं वो समझदार लोग हैं, तो समझदारी का सबूत देते हुए अपना पूरी तसल्ली कर लेनी है, चीज़ों को अच्छे से चेक कर लेना है। अब आपको डिफरेंस थोड़ा थोड़ा वाज़ेह होना शुरू हो गया होगा होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स में, कि होल्डर में हमने सिर्फ दो ही कंडीशन देखी थी कि भाई उसके पास हो और उसका हक को अमाउंट जो है वो क्लेम करने का। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि ये मैच्योरिटी से भी पहले जो है वो आना चाहिए, उसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी होल्डर में। होल्डर चाहे मैच्योरिटी के बाद बन रहा हो, ग्रेस पीरियड वगैरह हो, जो भी पीरियड है वो हो, मैच्योरिटी के बाद ले रहा हो, वो होल्डर कहा जा सकता है। लेकिन अगर मैच्योरिटी के बाद ले रहा है तो उसे होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं किया जा सकता। अगर वैल्यूएबल कंसिडरेशन नहीं है, वैल्यूएबल कंसिडरेशन क्या नहीं है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया, मिस्टर बी ने अपने भाई को गिफ्ट कर दिया, उसने कोई कंसिडरेशन दी है? नहीं दी, गिफ्ट किया है, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बन सकता। होल्डर उसे जरूर कहेंगे, उसके पास लीगल राइट है कि वो पैसे निकलवा सकते हैं, वो होल्डर है, उसे गिफ्ट किया गया है, लेकिन वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन उसने कोई पे नहीं की। कंप्लीट एंड रेगुलर होना चाहिए, बंदे को रीजनेबल तरीके से तसल्ली करनी चाहिए कि भाई अब जो है इस वक्त मैंने पूरे जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को देख लिया है, पूरे बिल ऑफ एक्सचेंज को देख लिया है, पूरे जो है वो प्रोमिसरी नोट को देख लिया है, इसमें किसी किस्म की गलती मुझे नज़र नहीं आ रही। होल्डर इन गुड फेथ, होल्डर इन गुड फेथ का मतलब है कि जिस बंदे से ले रहा है उसकी भी तसल्ली कर ले कि भाई ये कोई चोर वगैरह तो नहीं है, इसने कहीं से चोरी तो नहीं किया, इसे कहीं से पड़ा हुआ तो नहीं मिला, ये भी होल्डर इन गुड फेथ था ना, ये ईमानदार होल्डर था ना। अगर तसल्ली कर लेता है, उसे कुछ नहीं मिलता, तो फिर वो बंदा होल्डर इन ड्यू कोर्स हो सकता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब वैसे ईमानदार होल्डर आप कह सकते हैं, इसको ईमानदार होल्डर भी कह सकते हैं। तो ये एसेंशियल्स हैं। यहाँ से आपको इसी तरह सिनेरियो आ रहा होगा, वो एक सिनेरियो बनाएगा, केस स्टडी बनाएगा, फुला बंदे से फुला के पास गया, उसके पास गया, उससे तीसरे बंदे के पास गया, तो अब बताएं ये होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है कि नहीं है।
तो आप इवेल्युएट करेंगे इसके सारे एसेंशियल्स अपने जहन में ला के कि भाई एसेंशियल क्या थे। पहला एसेंशियल था उसे होल्डर होना चाहिए। आप कहीं देखेंगे पहले होल्डर वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है, उसके बाद आप जो कंडीशन थी वो कंसिडरेशन वाली थी। आप देखें कंसिडरेशन का जिक्र मिल रहा है इसमें। अगर जिक्र नहीं ना मिल रहा, अगर तो साफ इंडिकेशन है कि भाई कंसिडरेशन उसने दी नहीं है, फिर तो आप कहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। अगर जिक्र है कि कंसिडरेशन दिया है, फिर आप कह सकते हैं कि होल्डर इन ड्यू कोर्स है। लेकिन अगर जिक्र नहीं मिल रहा तो आपने दोनों तरफ नहीं जाना, आपने इफ का यूज करना है। कभी भी अजम्पशन की बेस पे आपने अपने आंसर नहीं देने। अगर इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, इफ का यूज करके दोनों कंडीशन बता दे, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इस बच्चे को पता है, इस बच्चे को आता है, वो आपको मार्क्स दे देगा। कंप्लीट एंड रेगुलर, कंप्लीट एंड रेगुलर का भी मैं बता चुका हूं। उसके बाद आपने देखना है कि कंप्लीट एंड रेगुलर है कि नहीं, फिर लास्ट पे आपने कंडीशन देखनी है कि भाई होल्डर इन गुड फेथ है कि नहीं है। ठीक है, ये सारी कंडीशंस जैसे ही फुलफिल हो जाएंगी, आपका जो है वो जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसका जो होल्डर है उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स कहते आ जाएगा। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। Kamal transferred a bill of exchange to Jamal for goods purchased 1 day after its maturity. आफ्टर इट्स मैच्योरिटी की वजह से ये होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं रहा। हमने एसेंशियल लिखा है, मैच्योरिटी से पहले ट्रांसफर किया जाए। अब देखें क्वेश्चन में आपको इसी तरह से आ रहा होगा, आपको वो ये नहीं कैलकुलेट करवा रहा होगा कि भाई मैच्योरिटी इतने दिन है, ये है वो है, मैच्योरिटी कैलकुलेट करें। वो सिर्फ आपको बता रहा होगा कि मैच्योरिटी से पहले या मैच्योरिटी के बाद, इस तरह से वो आपको साफ तरीके से बता रहा होगा। तो आपने मैच्योरिटी की टेंशन नहीं लेनी है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। Anam received a bill of exchange transferred to her by her brother as a gift. अनम ने क्या किया, गिफ्ट के तौर पे ट्रांसफर किया। तो भाई क्या कंसिडरेशन दी है उसने? गिफ्ट में थोड़ी कंसिडरेशन होती है, कभी पैसे लेके भी गिफ्ट दिया जाता है। तो इस बेस पे हम इसे होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कह सकते। कमाल ट्रांसफर्ड अ बिल ऑफ एक्सचेंज टू जमाल फॉर गुड्स परचेज्ड अ वीक बिफोर इट्स मैच्योरिटी, मैच्योरिटी से पहले दे दिया। जमाल न्यू दैट द बिल वाज स्टोलन बाय कमाल। अब उसे पता है कि ये जो है ये चोरी का है। उसने होल्डर इन गुड फेथ नहीं रहा, उसने तसल्ली कर ली कि भाई उसे पता चल गया अब चोरी का है, तो अब उसे नहीं लेना चाहिए। अब उसने ले लिया, उसे पता था चोरी का है, तो वो होल्डर इन गुड फेथ नहीं रहा। आखिरी एसेंशियल था, उसे होल्डर इन गुड फेथ होना चाहिए, यानी वो तसल्ली करे कि भाई चोरी का तो नहीं है। अगर उसे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि भाई चोरी का है, तब हम उसे होल्डर इन गुड फेथ कंसीडर नहीं कर सकते, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा। Ajmal gave a promissory note to Bashir. Bashir lost the instrument and it was found by Habib. Habib cannot recover the amount on the negotiable instrument as his note is not the holder in due course. ना तो उसने किसी किस्म की कंसिडरेशन दी है, कुछ भी नहीं हुआ, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कहा जा सकता। उसको बस इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ मिल गया नीचे से। If Habib transferred the instrument to Daud and Daud becomes the holder in due course if he did not know that instrument was lost, he can recover the amount on instrument from Ajmal or all prior parties. अब उसने आगे दाऊद को ट्रांसफर कर दिया। अब दाऊद को नहीं पता कि ये चोरी का है, तब वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कंसीडर किया जाएगा। ये था हमारा होल्डर और हमारे होल्डर इन ड्यू कोर्स की बातें। और बातें इसकी करते हैं, इसे थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, किस तरह से इसको डिफरेंशिएट करते हैं होल्डर के साथ। पहली लाइन में तो डेफिनेशन लिखी हुई है, होल्डर इज अ पर्सन हु लीगली ऑब्टेन्स द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विद द नेम इन टाइटल ऑन इट टू रिसीव द पेमेंट ऑफ द पार्टीज लायबल। Holder in due course. A holder in due course is a person who acquires the negotiable instrument bona fide for some consideration whose payment is still due. Whose payment is still due का मतलब है मैच्योरिटी से पहले, bona fide for some consideration का मतलब है उसने कोई कंसिडरेशन पे की हुई है। ये दोनों पॉइंट्स होल्डर में आपको नजर नहीं आएंगे। होल्डर भी अच्छा बंदा है, बुरा बंदा नहीं है। ये ना समझने लग जाना कि वो जो चोर है वो होल्डर है। होल्डर लीगली ऑब्टेन करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, लेकिन कुछ एसेंशियल जो 3-4 इजाफी एसेंशियल हैं जो होल्डर इन ड्यू कोर्स में है, वो नेसेसरी नहीं है होल्डर के लिए। जैसे कि कंसिडरेशन, दूसरे पार्ट में देखें, कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी। होल्डर में कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है, गिफ्ट के थ्रू भी हो सकता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स में कंसिडरेशन नेसेसरी है। होल्डर में राइट टू सू, होल्डर सारी पार्टीज को सू नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट का केस देख लें, गिफ्ट का केस देख लें, अगर सिर्फ होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, तो गिफ्ट अगर ट्रांसफर हुआ है माफ कीजिएगा, अगर गिफ्ट ट्रांसफर किया है तो अब जिस उसे पेमेंट नहीं मिलती,
तो वो सिर्फ उस बंदे को सू कर सकता है जिससे उसने गिफ्ट लिया है, उसका ताल्लुक सिर्फ उस बंदे के साथ है जिससे उसने गिफ्ट लिया है। होल्डर इन ड्यू कोर्स में ऐसा नहीं है, एक पूरी सीरीज के थ्रू सारे एसेंशियल्स पूरे करते हुए वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर होता चला आ रहा है। तो जितनी भी पार्टीज हैं वो सारी की सारी इन्वॉल्व हैं। अब किसी भी पार्टी को जिसके पास एंड में इंस्ट्रूमेंट आया, वो पेमेंट लेने गया, उसे पेमेंट नहीं मिली, वो सारी की सारी पार्टीज जितनी भी बीच में थी अब तक जिनसे भी ट्रांसफर होके आ रहा था वो इंस्ट्रूमेंट, वो सब के सब को सू कर सकता है, उनका उस सब पे राइट है। ये सारा सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन से आ रहा है। मिस्टर सी के पास जाएगा मिस्टर डी के, भाई मुझे पेमेंट नहीं मिली, मिस्टर सी कहेगा मुझे मिस्टर बी से मिला था, मिस्टर बी कहेगा मुझे ए से मिला था, वो कहेगा मैं सबको छोड़ो, मैं सबके ऊपर केस कर देता हूँ। तो बिल्कुल वो सबके सब के ऊपर कर सकता है। वो चाहे अकेले मिस्टर सी के ऊपर भी केस कर सकता है, वो चाहे मिस्टर सी और मिस्टर ए के ऊपर केस कर सकता है, दो पार्टीज के ऊपर सिर्फ। तो ये उसका हक बन जाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स के मामले में सिर्फ। क्यों? क्योंकि वो एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस के थ्रू आ रहा है, बहुत सारे एसेंशियल्स पूरे करता हुआ आ रहा है, जबकि होल्डर सिर्फ इस तरह ही है कि उसने ना कोई कंसिडरेशन पे किया, उसका कुछ गया ही नहीं है बेसिकली। तो सिर्फ एक ही बंदे को वो सू कर सकता है, सबके सब को सू नहीं कर सकता जिसके साथ उसका ताल्लुक बना हुआ है। गुड फेथ, द इंस्ट्रूमेंट मे और मे नॉट बी ऑब्टेन्ड इन गुड फेथ। मे और मे नॉट बी ऑब्टेन्ड इन गुड फेथ। गुड फेथ के थ्रू हो सकता है ऑब्टेन किया हो सकता है ना किया हो। अगर कोई बंदा आपको गिफ्ट दे रहा है, कोई बंदा आपको गिफ्ट दे रहा है, तो आप उसकी ये इंक्वायरी करने लग जाएंगे कि भाई गिफ्ट कहीं चोरी का तो नहीं है, ऐसा करेंगे? या उसको जाके कहेंगे ओए तूने मुझे गिफ्ट दिया था और तूने चोरी करके गिफ्ट दिया था? आप कभी भी इस तरह की बात नहीं कर सकते। उसने गिफ्ट दिया है, उसने आपसे कोई पैसे नहीं लिए। तो गुड फेथ मे और मे नॉट बी ऑब्टेन। अगर गिफ्ट के अलावा कोई और केस है तो फिर उसे लीगली ओनर बनने के लिए हो सकता है गुड फेथ देखनी पड़ रही हो, लेकिन हो सकता है जो है गुड फेथ वो देखनी पड़ रही हो सकता है ना पड़ रही हो, दोनों केसेस से हो सकती है। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स में लाजमी है गुड फेथ में ऑब्टेन किया गया हो, उससे मालूम ना हो कि ये चेक जो है वो चोरी का है, ये चेक जो है चोरी का है, उसने अपनी तसल्ली की हुई हो। तो इस तरह से ये गुड फेथ के लिहाज से भी डिफ्रेंशिएट हो सकता है। फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, बेटर टाइटल। आ होल्डर में नॉट गेट टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। इतनी चीज़ें पढ़ रही हैं हमने, गुड फेथ वाली बात पढ़ रही है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है कि होल्डर के पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स ना हो। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास अगर चाहे वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट ना भी हो, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने चोरी का दिया है, उस बंदे ने अपनी तसल्ली की है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लेने के बाद, उसे पता चला, उसे नहीं पता चला कि चोरी का, लेकिन असल में वो चोरी का है, लेकिन उसने अपनी तसल्ली तो की है ना, उसने इस तरह काम तो किया है ना। आप ऐसे कह सकते हो कि डिफेक्टिव टाइटल हो सकता है, लेकिन बेहतर होगा होल्डर से। होल्डर के पास अगर गिफ्ट के सूरत में आया तो वो तो उसे तसल्ली करने की भी जरूरत नहीं है कि भाई चोरी का था कि नहीं, उसे पता भी है चोरी का था, फिर भी कोई इस तरह का वो जो है उसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आती। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स में आती हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स में गुड फेथ देखना पड़ता है, जिसकी वजह से वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट आता है, या फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होगा या होल्डर वाला टाइटल जो है ना उससे बेहतर ही होगा, उससे बेहतर ही होगा। क्यों? क्योंकि जो गुड फेथ है वो होल्डर के केस में हो सकता है गुड फेथ में ऑब्टेन किया हो सकता है ना किया हो, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स के केस में लाजमी है उसने गुड फेथ में ऑब्टेन किया होगा, उसने अपनी तसल्ली की होगी कि ये चोरी का है या नहीं है, और उसे कोई बात इस तरह की पता नहीं होगी कि ये चोरी का है। उसके बाद लास्ट पॉइंट मैच्योरिटी। ये भी पॉइंट हम देख चुके हैं कि होल्डर जो है मैच्योरिटी के बाद भी ऑब्टेन किया तो वो होल्डर ही रहेगा, उसे मैच्योरिटी के बाद भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला तो वो होल्डर ही रहेगा। होल्डर इन ड्यू कोर्स में ऐसा नहीं है, मैच्योरिटी से पहले इंस्ट्रूमेंट जो है वो ऑब्टेन करना लाजमी है। तो ये डिफरेंस आप लोग 4-5 तकरीबन आप लोग जो हैं ये अपने जहन में बिठा लें। ये पूछ भी सकता है इमरजेंसी की सूरत में, अगर पूछेगा तो एक बोनस पॉइंट ही होगा। इतनी आसान सी चीज़ें हैं, मोस्टली इतनी आसान चीज़ें वो पूछ नहीं रहा होता। ये था होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये सब चीज़ों की कहानी। अब हम अपनी अगली कहानी की तरफ आते हैं, ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसकी डेफिनेशन देखते हैं नेगोशिएशन की। नेगोशिएशन का क्या मतलब होता है? ट्रांसफर।
और डेफिनेशन भी इसकी क्या होगी, ट्रांसफर। व्हेन द प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन सो एज टू constitute दैट पर्सन द होल्डर ऑफ इट, द इंस्ट्रूमेंट इज सेट टू बी नेगोशिएटेड। कि जब वो ट्रांसफर कर दिया गया इस तरह से कि जिसको मिला वो होल्डर बन गया, तो हम इसको कहेंगे कि भाई इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट हो चुका है, नेगोशिएट हो चुका है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है, चेक है, वो दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दिया गया, जो बंदा होल्डर बन चुका है। अब होल्डर कैसे बनेगा, वो दो कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं, वो होल्डर बन चुका है, तो इंस्ट्रूमेंट तस्वर किया जाएगा कि नेगोशिएट हो गया है। द एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन रिवील्स दैट नेगोशिएशन टेक्स प्लेस व्हेन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है भाई, ऊपर वाली डेफिनेशन का मतलब है कि नेगोशिएबल एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर किया गया है, एंड द ट्रांसफर इज मेड इन सच ए मैनर सो एज टू मेक द ट्रांसफरी द होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड इट मस्ट बी ट्रांसफर फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। कि भाई ये जो ट्रांसफर किया गया है ये होल्डर की सूरत में ट्रांसफर किया गया है, होल्डर की दो कंडीशंस पूरी हो रही हैं। बिल्कुल यही बात हमने डेफिनेशन में डिस्कस की। अगर वो आपसे नेगोशिएशन का कोई छोटा सा सिनेरियो पूछता है तो वो इसी तरह की बातें कर रहा होगा कि भाई उसने ट्रांसफर तो कर दिया है, लेकिन जो दो कंडीशंस है ना होल्डर वाली, वो किसी तरह से एक कंडीशन एक्सप्लॉइट कर रहा होगा। तो आपको बताएंगे कि भाई नेगोशिएशन के लिए लाजमी है कि जिस बंदे को ट्रांसफर किया गया वो होल्डर बन रहा हो, और इस कंडीशन में होल्डर नहीं बन रहा। क्यों? होल्डर की ये दो कंडीशंस हैं, एक कंडीशन एक्सप्लॉइट हो रही है जिसकी वजह से हम इसको कंप्लीट नेगोशिएशन नहीं कह सकते। ये है नेगोशिएशन का कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत ही कम आता है, डेफिनेशन के हद तक ही आता है, एक दो नंबर का और इसका कोई भी आगे इतना कनेक्शन जो है वो नहीं है। इंडोर्समेंट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अभी तक इंडोर्समेंट की जो हमने बात की, मैंने आप लोगों को बताया कि भाई साइन करके कोई बंदा अगले बंदे को ट्रांसफर कर दे, ये इंडोर्समेंट होती है। बिल्कुल सही बात है, यही होती है। आप इसकी जो है वो थर्ड लास्ट लाइन देखें सबसे पहले, द टर्म इंडोर्समेंट मे बी डिफाइंड एज, यहां से देखें ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद द टर्म शुरू हो रहा है, थर्ड लास्ट लाइन है, द टर्म इंडोर्समेंट मे बी डिफाइंड एज साइनिंग वंस नेम ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है जैसे मैं आप लोगों को पहले बताता आ रहा हूं कि अपना नाम के साइन जो है वो इंस्ट्रूमेंट में करने हैं फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग इट टू अनदर पर्सन। उसका मकसद क्या है कि भाई साइन करके किसी और बंदे को ट्रांसफर करना है, इसको हम इंडोर्समेंट कह जाते हैं। पीछे पहले हम यही चीज देखते आए हैं, अब हम इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन द मेकर और होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइंस द सेम, जब मेकर जो बना रहा है वो साइन करता है या जो होल्डर है वो साइन करता है, अदरवाइज देन एज सच मेकर, जैसे मेकर ने पहले साइन किए हुए थे ना उसके अलावा फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएशन ऑन द बैक और द फेस। उसका मकसद क्या होता है कि इसको नेगोशिएट करना है, नेगोशिएट का मतलब है ट्रांसफर करना है और उसको होल्डर बनाना है। ऑन द बैक और फेस, या तो बैक पे भी हो सकती है फेस पे भी हो सकता है, जहां मर्जी साइन कर दे। देयर ऑफ और ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर एनेक्स टू इट, अगर उसको जगह ही नहीं मिल रही, ना बैक पे मिल रही है ना आगे मिल रही है, वो साथ पेपर स्लिप उसके अटैच कर दे, वहां साइन कर दे, जैसे मर्जी साइन करे। Also signs for the same purpose a stamped paper intended to the completed as negotiable instrument, he is said to endorse the same and is called endorser। उसने साइन कर दिए, उसका मकसद क्या था, उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक किस्म से हिस्सा बनाना, उसकी हैसियत वो स्टैम्प पेपर जैसी हो जाती है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। ही इज सेट टू इंडोर्स द सेम, अगर उसने ये काम कर दिया है तो हम समझेंगे कि उसने इंडोर्स कर दिया है। एंड इज कॉल्ड द इंडोर्सर, और जिसने इंडोर्समेंट की है उसको हम जो है वो इंडोर्सर कहते हैं। ये डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, इसका मतलब क्या है, इसका कंप्लीट मतलब क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। एसेंशियल फॉलोइंग आर द एसेंशियल ऑफ वैलिड इंडोर्समेंट। ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है ना, इसको खोल के हम यहाँ पे बयान करते हैं। पहले हमने चीज देखी कि साइन वाली बात देखी, इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट मस्ट बी ऑन द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ, इट मस्ट बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इटसेल्फ। उन्होंने एक डेफिनेशन में ये बात लिखी है, फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएशन ऑन बैक और फेस। बैक पे भी हो सकती है, फेस पे भी हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर होनी चाहिए। आगे क्या बात करता है, इफ नो स्पेस इज लेफ्ट ऑन द बैक
of the endorsement, further endorsements are signed on a slip of paper attached to the instrument called allonge या allonge, जो भी आप इसको कहते हैं। अगर जगह नहीं बची इंस्ट्रूमेंट में तो एक सेपरेट स्लिप अटैच कर दो भाई, उसके ऊपर अपने साइन करके एंडोर्समेंट कर दो। ये बात डेफिनेशन में ये भी लिखी हुई है। तो अब हम डेफिनेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं एक तरह से। ये एसेंशियल पढ़ने के बाद डेफिनेशन जब पढ़ेंगे तो हमें कंप्लीट 100% इसकी समझ आ चुकी होगी। पहला एसेंशियल क्या है कि भाई साइन करने हैं, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर करने हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट में जगह नहीं बची, एक अलहदा स्लिप ले लो, कोई पेज ले लो, कोई पेपर ले लो, उसको उसके साथ अटैच करो, उसके ऊपर साइन करके एंडोर्समेंट कर दो। और जो एस पेज पेपर है उसको एलोंज या एलोंग का नाम दिया जाता है। ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जहन में बिठाना है, इसका नाम क्या है। नेक्स्ट एसेंशियल जो है वो एंडोर्समेंट का, वो क्या है, इट मस्ट बी साइंड बाय द एंडोर्सर फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएशन। ये बात भी हमने की है कि नहीं, फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएशन, सेकेंड लाइन की लास्ट फ्रेज डेफिनेशन के अंदर। तो ये सारी डेफिनेशन वाली बातें हो रही हैं। इट मस्ट बी साइन बाय द इंडोर्सर फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएशन, इंडोर्सर ने उसको साइन किया हुआ, उसका मकसद क्या है, नेगोशिएट करना। उसका मकसद है नेगोशिएट करना। नेगोशिएट का मतलब क्या है, उस अगले बंदे को होल्डर बनाना। सिग्नेचर ऑफ द इंडोर्सर ऑन द इंस्ट्रूमेंट विदाउट एनी एडिशन वर्ड्स इज सफिशिएंट। ये उसने डाला है आप लोगों को जो है वो केस स्टडी बनाने के लिए। केस स्टडी किस तरह से बनाएगा, वो बताएगा कि इंस्ट्रूमेंट ये भी है, ये भी है, सारे एसेंशियल्स उसके पूरे हो रहे हैं, लेकिन उसने कोई जो है सिग्नेचर ही सिर्फ किया, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। तो आप कहेंगे भाई हमने लॉ में पढ़ा है सिग्नेचर ऑफ इंडोर्सर ऑन द इंस्ट्रूमेंट विदाउट एनी एडिशनल वर्ड इज सफिशिएंट, कि सिर्फ सिग्नेचर काफ़ी है, हमें और कुछ चाहिए भी नहीं था। सिग्नेचर कर दिया, इंडोर्समेंट हो चुकी है। सिग्नेचर कर दिया, एंडोर्समेंट हो चुकी है। वो आपको इस तरह से आपके जो है वो इमोशंस के साथ आप लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, भी ये हो गया वो हो गया, लेकिन उसने सिर्फ सिग्नेचर ही किया और कोई बात नहीं लिखी। वो आप लोगों को साबित करना चाह रहा होगा केस स्टडी में कि भाई सिग्नेचर, सिर्फ सिग्नेचर ज़रूरी नहीं था, इसके लिए कोई और बात भी चाहिए थी, लेकिन आपने सबको इग्नोर करना है, अपनी प्रोविजन के साथ स्टिक रहना है। आपने सिर्फ अपनी प्रोविजन को देखना है। प्रोविजन में हमने पढ़ लिया कि भाई सिर्फ सिग्नेचर काफ़ी है, तो मतलब सिर्फ सिग्नेचर काफ़ी है। नो पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्ड्स इज नेसेसरी फॉर एन इंडोर्समेंट, कोई मखसूस वर्ड नहीं चाहिए इंडोर्समेंट के लिए, सिर्फ सिग्नेचर काफ़ी है। इट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फॉर द इंटेंशन ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी इन इट। यहाँ से वो क्या आपके लिए सिनेरियो बनाएगा, सारी वो इंडोर्समेंट की जो एसेंशियल है वो दिखा रहा होगा कि कंप्लीट है, लेकिन वो कह रहा होगा कि उसने इंडोर्समेंट करके अपने पास रखा हुआ है, अभी उसने उस बंदे को देना है। तो आप कहेंगे कि भाई इंडोर्समेंट करके पास रखा हुआ है, ये फिक्र ही आपका गलत है। इंडोर्समेंट होगी कंप्लीट जब डिलीवरी हो जाएगी। जब डिलीवरी हो जाएगी इंडोर्समेंट तब कंप्लीट होगी। इंडोर्समेंट का एसेंशियल है डिलीवरी, इंडोर्समेंट का एसेंशियल है डिलीवरी। तो जब डिलीवरी हो जाएगी तभी इंडोर्समेंट कंप्लीट हो रही होगी। और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ से बना सकता है कि भाई चलो उसने इंडोर्समेंट भी कर दी, डिलीवरी भी कर दी, लेकिन वो पहले ही सोच रहा था कि इसमें जो पैसे हैं ना वो मैं उसको दूंगा ही नहीं, वो मैं उसको दूंगा ही नहीं। इस तरह की बात हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में भी पढ़ चुके हैं। तो मैं उसको दूंगा ही नहीं, कि उसकी इंटेंशन ही नहीं है वो जो प्रॉपर्टी वो पैसा उसमें पास करने की, तब भी आप कहेंगे ये वैलिड इंडोर्समेंट नहीं है। तो ये जो एसेंशियल है आपने बड़ी ध्यान से इनको याद करना है, समझ के। Negotiation by endorsement must be of the entire instrument. Endorsement for a part of amount is invalid. पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट की होनी चाहिए। इसमें यहाँ से आपको क्या नहीं आएगा, यहाँ से आएगा कि भाई 1000 रुपये का जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, टोटल उसकी वैल्यू थी 1000 रुपये। एक जो पेई है उसने एंडोर्स किया उसको, उसने किसी से सामान लिया था सिर्फ 500 रुपये का, तो उसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स इस तरह से करके दे दिया कि भाई इसमें जो 500 रुपये हैं वो आपके हुए, अपने साइन किए, इंडोर्समेंट किए, लेकिन अमाउंट कितनी कर दी, हाफ, 500 रुपये आपके हुए, 500 रुपये मेरे होंगे, तो ये इंडोर्समेंट इनवैलिड है। इंडोर्समेंट पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट की पूरी अमाउंट की पूरी चीज़ों की होनी चाहिए, पूरे इंस्ट्रूमेंट की होनी चाहिए। तो ये 5 एसेंशियल्स हैं, ये आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तकरीबन एक आधी अटैम्प्ट छोड़ के हर ही अटैम्प्ट में ये वो पूछ रहा होता है, कहीं 2 नंबर का, कहीं 4 नंबर का, लेकिन हर अटैम्प्ट में लाजमी वो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा होता है जब वो इस चैप्टर को टेस्ट करने आता है। तो इसको आपने अच्छी तरह से जहन में बिठाना है।
एग्जाम्पल्स देखते हैं। अ बिल इज पेबल टू द ऑर्डर ऑफ इमरान। इमरान साइंस ऑन द बैक ऑफ द बिल एंड डज नॉट स्पेसिफाई द नेम ऑफ द इंडोर्सी एंड डिलीवर इट टू सलीम। बिल जो था वो इमरान या उसके ऑर्डर पे पेबल था। इमरान ने उसको इंडोर्स किया, कैसे किया? उस पर साइन कर दिए पीछे उसके बैक पे, और नाम नहीं लिखा इंडोर्सी का। तो हमने कहीं पे पढ़ा है कि नाम लिखना जरूरी है इंडोर्सी का? नहीं लिखा तो भाई बेयरर इंस्ट्रूमेंट हो गया, हमने कर दिया साइन, इंडोर्समेंट कंप्लीट हो गई। दिस इज अ वैलिड इंडोर्समेंट इन ब्लैंक बाय इमरान टू सलीम। ये इंडोर्समेंट ब्लैंक हो गई, इंस्ट्रूमेंट बेयरर बन गया। अ बिल इज पेबल टू द ऑर्डर ऑफ कामरान। कामरान साइंस ऑन द बैक ऑफ द बिल विद वर्ड्स पे टू बिलाल और ऑर्डर। बिल जो था वो ऑर्डर ऑफ कामरान पे जो है वो पेबल था, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था। कामरान ने क्या किया? उसकी इंडोर्समेंट की और बिलाल के नाम पे इंडोर्समेंट कर दी और बिलाल को वो दे दिया। बिलाल को वो दे दिया, डिलीवर्स इट टू बिलाल, डिलीवरी कंप्लीट हो गई। तो सारे एसेंशियल्स पूरे हो गए। हमने कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी कि भाई आपने पे टू बिलाल टू ऑर्डर लिखना है, नहीं लिखना, इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो ब्लैंक भी हो सकता है, सिग्नेचर के साथ कुछ भी लिख दे, चाहे कुछ भी ना लिखे, तो ये इंडोर्समेंट वैलिड कंसीडर होगी। हमने सिर्फ 5 एसेंशियल देखने हैं, वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और वो 5 एसेंशियल यहाँ पे पूरे हो रहे हैं। नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा है पेमेंट इन ड्यू कोर्स। जिस तरह होल्डर इन ड्यू कोर्स था, ये बिल्कुल उससे ज़्यादा सिंपल सा कंसेप्ट है पेमेंट इन ड्यू कोर्स का। पेमेंट इन ड्यू कोर्स मीन्स पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपेरेंट टेन्योर ऑफ negotiable instrument in good faith without negligence to any person in possession thereof under circumstances which do not afford a reasonable ground for believing that he is not entitled to receive the payment of negotiable instrument therein mentioned। इसका क्या मतलब है? अब तक हम जितनी बात कर रहे थे ना, वो जो बंदा इंस्ट्रूमेंट ले रहा था ना, हम उसकी कर रहे थे कि उसने देखना है कि भाई चोर वगैरह तो नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट चोरी वगैरह का नहीं है। अब पेमेंट इन ड्यू कोर्स की बात कर रहे हैं हम उस बंदे की जिसने पैसे देने हैं। अब कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसके पास लेके आए कि भाई ये आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, आपने एक्सेप्ट किया हुआ है, आप एक्सेप्टर हो, ये लो मुझे पैसे दे दो, मैं इंस्ट्रूमेंट पे पैसे अपने क्लेम करना चाहता हूँ। अब उस बंदे की क्या जिम्मेदारी है पैसे देने से पहले? अब उस बंदे की भी जिम्मेदारी है पूरी अपनी तसल्ली कर ले, ये चोरी का तो नहीं है, ये इस तरह से कोई मटीरियल अल्ट्रेशन वगैरह इस तरह से कोई गलती इस पर तो नहीं हुई। अपेरेंट टेन्योर मीन द पीरियड ऑफ टाइम एज एक्सप्रेस्ड इन द इंस्ट्रूमेंट, कि जब इंस्ट्रूमेंट उसने एक्सेप्ट किया उस वक्त जो पीरियड ऑफ टाइम लिखा हुआ था, जो टेन्योर उस वक्त था, इंस्ट्रूमेंट उस वक्त जिस हालत में था, आफ्टर विच इट इज पेएबल एंड पेमेंट इन ड्यू कोर्स रिजल्ट्स इन डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सारी तब उसने तसल्ली कर लेनी है कि भाई ये उसी हालत में था। अपेरेंट टेन्योर का मतलब है जब मैंने इसको एक्सेप्ट किया, इस पर अमाउंट्स वगैरह जो लिखी हुई थी वही है, उस पर चेंज वगैरह तो नहीं की, और अगर चेंज की हैं तो मेरी मर्जी के साथ की हैं। तो अगर ये सब कुछ वो देख लेता है, उसके बाद वो पेमेंट कर देता है, तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो गई। पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो गई। सारी तसल्ली के बाद उसने हर तरह से चोरी वगैरह का नहीं है, कोई गलती तो नहीं है इसमें, कोई मसला तो नहीं है, उसका टेन्योर वगैरह देखना है उसी तरह उसी हालत में जिस हालत में इशू किया गया था। अगर चेंजिंग हुई है तो भाई मेरी मर्जी से हुई है, सब कुछ देख के उसके बाद जब वो पेमेंट करे तो उसको पेमेंट इन ड्यू कोर्स कहा जाता है। बस इस हद तक कंसेप्ट ये वाला आपके स्टडी टेक्स्ट में है। इफ अ बैंकर मेक्स पेमेंट ऑफ अ पोस्ट डेटेड चेक before the date mentioned on the check, he acts against the apparent tenure of the instrument। अब इंस्ट्रूमेंट पे चेक के ऊपर डेट लिखी हुई है 15 तारीख कि ये 15 तारीख को मैच्योर होगा, और वो जाके पहले ही उसकी पेमेंट जो है वो 15 तारीख के 15 तारीख लिखी हुई है, उसका जो है मैच्योरिटी पीरियड गुजर चुका है, वो आउटडेटेड हो चुका है, उसकी डेट्स वगैरह सारी गुजर चुकी हैं, उसका जो है वो ग्रेस पीरियड सब कुछ गुजर चुका है। अब वो चेक लेके आता है बैंकर के पास, बैंकर पेमेंट कर देता है, बैंकर पेमेंट कर देता है। तो अब गलती किसकी है? बैंकर की गलती है। भाई उसे देखना चाहिए था कि चेक की डेट क्या है, डेट तो गुजर चुकी है, क्यों पेमेंट कर रहे हो? ठीक है, तो ये पेमेंट करते हुए पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं कंसिडर की जाएगी, क्योंकि उसने अपनी तसल्ली नहीं की, चीज़ों को चेक नहीं किया। बिल ऑफ एक्सचेंज इफ पेड विदाउट इंक्वायरी एज टू द पेई और चेक वाज फोर्ज सिग्नेचर ऑफ द ड्रायर। वो कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज जो था ना वो पे कर दिया, इंक्वायरी नहीं की कि भाई ये जो पेई आया ये चोर तो नहीं है, ये चोर तो नहीं है, उसने ये अपनी तसल्ली नहीं की, उसने अपनी तसल्ली नहीं की, उसने चेकिंग वगैरह इंक्वायरी वगैरह नहीं की ड्राई ने, और बिल ऑफ एक्सचेंज को पेई को पे कर दिया, तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है। अगर चेक है, चेक जो है
उस पर किसी ने नकली सिग्नेचर कर दिए ड्रॉयर के और चला गया बैंक के पास। अब बैंक को तो पता है कि भाई हम ड्रॉयर जो है वो उनका कस्टमर है, उनके बैंक में उसका अकाउंट है, उनके पास उसके सिग्नेचर मौजूद है, उसकी चेकबुक पे सिग्नेचर मौजूद है, उसके जो फॉर्म वगैरह साइन करवाते हैं उस पर सिग्नेचर लेते हैं, वो उसके साथ मैच कर सकता है। कंप्यूटर खोले, उसे स्कैन करे, मैच करे, उसका काम है चेक करे कि भाई नकली सिग्नेचर करके तो नहीं आ गया। अगर उसने ये काम नहीं किया, उसे पेमेंट दे दी, पेमेंट इन ड्यू कोर्स कंसीडर नहीं की जाएगी। यही सेम जो है वो सिंपल सी चीज़ें हैं। यहाँ तक हमारा जो था वो टॉपिक था, इसको आप देख लें। सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आती आप मुझसे पूछ सकते हैं तक सितंबर 10 तक। उसके बाद भी जब तक आप मेरे लेक्चर जो है वो सुन रहे हैं, आप कभी भी मुझे बिला झिझक मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब आप जितना पढ़ लिया उसका सिर्फ कंसेप्ट ले लें, याद कुछ ना करें, ताकि आपको एक बार जो है वो एक किस्म का ये पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं। उस हवाले से क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दें जी। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। सुल्तान ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन अमजद एंड मेड इट पेबल टू बुखारी और ऑर्डर। सलमान ने एक बिल ड्रॉ किया, उस पे क्या नाम लिख दिया बिल ऑफ एक्सचेंज पे कि बुखारी को पे करो या इसके ऑर्डर पे करो। ऑन मैच्योरिटी अनदर पर्सन ऑफ द सेम नेम wrongfully acquired possession of the bill and presented it to अमजद फॉर पेमेंट। अब क्या किया कि भाई किसी को मिला, बिल गुम हो गया होगा या चोरी कर लिया होगा, किसी भी तरह से उसने wrongfully एक्वायर किया उसको। जिसको मिला उसने क्या किया, उसका नाम बिल्कुल सेम था, उसका नाम बिल्कुल सेम था, जो पेई था उसके नाम पे उसका नाम था। उसने अमजद को पेमेंट के लिए जो है वो पेश कर दिया। अमजद आफ्टर मेकिंग ड्यू इंक्वायरीज एंड बीइंग सेटिस्फाइड दैट द प्रेजेंटर इज बुखारी मेड पेमेंट ऑन द बिल। अब उसने क्या किया, सारी अपनी तसल्ली की, इंक्वायरी की और उसने कहा ठीक है भाई ये तो वही बंदा है, इसका नाम तो बिल्कुल सेम है। अंडर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिस्कस वेदर अमजद इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। तो बिल्कुल उसकी लायबिलिटी खत्म हो चुकी है। उसका काम यही था कि अपनी तसल्ली करे, इंक्वायरी करे और फिर पेमेंट कर दे। पेमेंट इन ड्यू कोर्स कंसीडर होगी, उसने पेमेंट इन ड्यू कोर्स कर दिया है और एक्सेप्टर जो है वो डिस्चार्ज हो गया है अपनी लायबिलिटी से, उसका कर्जा खत्म हो चुका है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये देखें, यही बात हम डिस्कस कर रहे थे। इसी तरह से उसने क्वेश्चन पूछ लेना आप लोगों से, और ICAP के पेपर में भी इसी तरह आप देख रहे होंगे। हमारी जो डिस्कशंस हैं, हम जो प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, जिस तरह की हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसी तरह का वो क्वेश्चन पूछ रहा होगा। ये बातें आप लोगों के जहन में इंशाल्लाह बैठती जाएंगी और आप अच्छे से क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। अ चेक इज ड्रॉन पेएबल टू बी और ऑर्डर। जो चेक है वो ड्रॉ किया गया कि भाई जो है वो बी को या उसके हुक्म पे इसको पे करना है। इट इज स्टोलन एंड बीज इंडोर्स इट फॉर्ज्ड। इसको किसी ने चुरा लिया और बी के गलत साइन कर दिए, उसकी गलत इंडोर्समेंट कर दी। फोर्ज का मतलब है भाई नकली, जाली जो है वो उसकी इंडोर्समेंट कर दी। द बैंकर पेज द चेक इन ड्यू कोर्स। बैंकर ने ड्यू कोर्स में चेक पे कर दिया। इज द बैंकर डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी? वुड इट मेक एनी डिफरेंस इफ द ड्रॉयर सिग्नेचर वाज फोर्ज्ड? अब बात करते हैं पहले पॉइंट की, इज द बैंकर डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी। तो भाई बी या उसके ऑर्डर पे पेएबल था। ड्रॉ किसने किया था? ड्रॉ किसने किया था? ए ने। बैंक में अकाउंट किसका है? ए का। बैंक का कस्टमर कौन है? ए। बैंक के पास साइंस किसके होंगे? ए के। ए के साइन बैंक के अकाउंट में आ रहे होंगे, बैंक के डॉक्यूमेंट्स में पड़े होंगे, उन्हें पता होगा ए के साइन किस तरह के होते हैं। ए ने चेक ड्रॉ किया कि बी को पे करो या बी के हुक्म पे करो। बी ने उसे इंडोर्स कर दिया, नकली बंदे ने इंडोर्स किया बी के नाम पे। बी के सिग्नेचर बैंक में आ रहे हैं? बी के सिग्नेचर बैंक में आ रहे हैं? नहीं आ रहे। इसके बावजूद बैंकर को चाहिए थोड़ी बहुत ही जो है वो जांच पड़ताल कर ले, और उसने की है। द बैंकर पेज द चेक इन ड्यू कोर्स। उसने ड्यू कोर्स में चेक को पे कर दिया है। उसने देखा ठीक है भाई, बी को इसने कहा था ऑर्डर करे और उसने बी के ही साइन किए हुए हैं, चेक पे बी के साइन है, बी का नाम लिखा हुआ है, सब कुछ बी ने इंडोर्स किया हुआ है, तो उसने पेमेंट इशू कर दी। अगर तो ड्रॉयर के नकली साइन होते तो हम कह सकते थे कि भाई बैंकर, आप लोगों के पास ड्रॉयर का सिग्नेचर नहीं था, सैंपल नहीं था, आप उसके साथ उसको मैच करते, आपको कैसे नहीं पता चला कि उसने गलत साइन किए हैं। लेकिन इंडोर्सी के केस में हम नहीं कह सकते। बैंकर बेचारे को नहीं पता इंडोर्सी के किस तरह के साइन है, उसने ड्यू कोर्स में अपनी ईमानदारी के साथ वो पेमेंट कर दी है।
अब ईमानदारी के साथ वो पेमेंट कर दी है बेचारे ने अपनी तसल्ली करके, अब वो लायबल नहीं रहा, अब वो लायबल नहीं रहा। हाँ, अगर ड्रॉयर के सिग्नेचर होते, सिर्फ ड्रॉयर होता, वो जिसने बंदे ने चोरी किया है उसने इंडोर्स ना किया होता, वैसे ही ला के दे दिया होता जो है वो चेक को, तब उनकी इंक्वायरी बनती थी कि वो फ़ोन करते हैं कि भाई आपने तो कहा था मिस्टर बी और उसके ऑर्डर पे करो, ये कोई बंदा आया ये अपने आप को जो है वो चेक पेश कर रहा है, कह रहा है मिस्टर बी ने भेजा, या कुछ भी करते, वो इंक्वायरी अपनी करते, तब उनकी जिम्मेदारी बन सकती थी। लेकिन इस केस में नहीं बनती है। अगर ड्रॉयर के सिग्नेचर उसके ऊपर होते, नकली ड्रॉयर का सिग्नेचर कर देता, जाली ड्रॉयर का सिग्नेचर कर देता, तब वो ड्रॉयर के सिग्नेचर को मैच भी कर सकते थे कि भाई इसको हम मैच करते हैं अपने सिस्टम के साथ, हमारे पास जो है मिस्टर ए के सिग्नेचर पड़े हुए हैं। तब अगर वो इस तरह की पेमेंट करते तो फिर बैंकर को रिस्पॉन्सिबल कंसिडर किया जाता, उनसे कंपनसेशन वगैरह ली जा रही होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका ऑटम 2014 का स्प्रिंग 2019 में भी इसी में से कुछ पार्ट इसका आया था। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 भी है। तो ऑटम 14 और ऑटम जो है वो स्प्रिंग 19 वाला जो क्वेश्चन है ना, वो गालिबन आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑटम 14 वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इस तरह से ये 3 डेफिनेशन इसने पूछी हैं, होल्डर, पेमेंट इन ड्यू कोर्स और होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये 3 डेफिनेशन आपने बता देनी थी आप लोगों को, जो है वो इसके मार्क्स शायद नहीं लिखे जी, मुझे याद आ गया। एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है, जो जिसमें सिर्फ एक डेफिनेशन लिखी है, जिसमें तीनों डेफिनेशन हैं, वो गालिबन 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये डेफिनेशंस आपने लिख देनी थी, आपको इसके मार्क्स मिल जाने थे। सिंपल इस तरह से भी वो चीज़ें पूछ रहा होता है। आगे भी इसी तरह से उसने डेफिनेशन पूछी है। अंडर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ब्रीफली डिस्क्राइब द टर्म नेगोशिएशन एंड इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट को डिफाइन करो, नेगोशिएशन को डिफाइन करो। जो है वो आप लोगों को स्प्रिंग 16 में, स्प्रिंग 18 में एक क्वेश्चन आ चुका है। तो 2-2 मार्क्स की डेफिनेशन जो हैं ये पूछी जाती हैं। इसी तरह से 8 मार्क्स का फिर वही होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर और पेमेंट इन ड्यू कोर्स का क्वेश्चन स्प्रिंग 2012 में भी आप लोगों को एक बार आ चुका है। तो इस तरह से वो रट्टे वाली चीज़ें भी यहाँ से पूछ रहा होता है। यहाँ बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस आपको मिलेंगी। अभी तक जो उसने टेस्ट नहीं किया वो अलोन है, और मुझे लगता है वो इस बार आ जाएगा। 2 नंबर की वो वहाँ से डेफिनेशन या MCQs आप लोगों से पूछ रहा होगा। ये अब रिसेंट अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं। ऑटम 2021 की अटैम्प्ट थी ये आपकी मार्च 2022 से पहले। मार्च 2022 का तो अभी हमें सोल्यूशन ही मौजूद नहीं है, वो हम इस तरह से रखेंगे। उसको जब हम सारा अपना सिलेबस कवर कर लेंगे, सारी रीन हमारी कंप्लीट हो जाएगी, तो हम मार्च 2022 वाला पेपर जो है वो आप लोग सोल्व कीजिएगा, और फिर हम उसको सोल्यूशन के साथ मैच करके देखेंगे कि हमारी कितनी तैयारी है। तो उसको इसलिए मैं अभी तक नहीं छेड़ा, सिर्फ एक क्वेश्चन उसका मैंने छेड़ा था, वो चैप्टर 1 के लिए छेड़ा था, वो भी सिंपल सा क्वेश्चन था, तो उसको मैं इसलिए नहीं छेड़ा। हमारी ऑटम 21 ही रिसेंट अटेम्प्ट है, यही तस्वर करें। तो ऑटम 21 यानी रिसेंट अटेम्प्ट में क्वेश्चन क्या आया, सारा कुछ छोड़ें, यहाँ से पढ़ें। अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एक्सप्लेन टू साथ द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड इंडोर्समेंट। वो जो हमने 4-5 एसेंशियल पढ़े, उसने कहा वो लिख दो 4 मार्क्स के लिए। तो यहाँ से इस तरह से वो सारे के सारे भी पूछ सकता है, और यहाँ से केस स्टडीज भी पूछ रहा होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कल इंशाल्लाह हम सिर्फ इसकी टाइप्स रह गई हैं, और उसके साथ साथ हम चेक का चैप्टर भी स्टार्ट कर रहे होंगे, और जैसे ही चेक का चैप्टर कंप्लीट होगा हम इन दोनों चैप्टर्स का टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो आप लोगों ने घर जाके इसको अच्छी तरह से देख लेना है, चीज़ें समझ लेनी है, याद कर लेनी है। जो अगर कोई क्वेश्चन हो, किसी बात की समझ ना आ रही हो, आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा अपना पर्सनल। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।